हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं बेटा आप सब? तो आज हम जो हमारा टॉपिक है शब्द निर्माण, उपसर्ग और प्रत्यय, इसके बारे में पढ़ें। टॉपिक हमारा क्या है? उपसर्ग एवं प्रत्यय। सबसे पहले आया है शब्द निर्माण। शब्द का निर्माण करना, शब्द को बनाना। ठीक है, तो शब्द शब्द कैसे बनते हैं, शब्द किसे कहते हैं? इसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ण वर्ण क्या होता है। वर्ण या अक्षर। वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण कहेंगे, उसे अक्षर कहेंगे। वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है, लघुत्तम इकाई होती है, सबसे छोटी। वर्णों के मेल से फिर क्या बनता है? शब्द बनता है। एक शब्द का निर्माण होता है। शब्द निर्माण, शब्द बन जाता है। जैसे वर्ण है क जमा ल जमा मैं। अभी क्या बन गया? कलम बना है। अब क्या होता है? वर्णों के जो एक सार्थक एक शब्द का निर्माण हो गया। कलम, कलम का मतलब क्या होता है? कि लिखने की कलम। तो इससे क्या हो रहा है? एक शब्द का निर्माण हो गया। और अब शब्दों के सार्थक समूह को, जब वर्णों का, शब्दों का एक सार्थक समूह बन जाता है, तो उससे एक वाक्य का निर्माण हो जाता है, वाक्य बन जाता है। तो अब इसमें हमारा टॉपिक आज क्या है? उपसर्ग तथा प्रत्यय। उपसर्ग क्या होते हैं? उप और सर्ग, ये दो शब्दों के मेल से बना है। किस किस के मेल से? उप तथा सर्ग के मेल से। उप का अर्थ होता है समीप, और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि, निर्माण करना, उसका निर्माण करना, सृष्टि करना उसका। तो उपसर्ग क्या होते हैं? वे शब्दांश जो मूल शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग। क्या है? उपसर्ग क्या होते हैं? वे शब्दांश, अब शब्द आया हमारा शब्दांश। शब्द प्लस अंश। अंश, अंश का क्या होता है? टुकड़ा। तो शब्द अंश, वे शब्दांश, शब्द का वह टुकड़ा जो मूल शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। मूल शब्द के आगे लग जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। वे शब्दांश जो मूल शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय क्या होते हैं? परिप्रत्यय, वे शब्दांश जो मूल शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो ये जो उपसर्ग हैं, ये क्या होते हैं? इनको तीन भागों में बांटा गया है। एक होते हैं उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग,
एक होते हैं संस्कृत के उपसर्ग, और एक होते हैं विदेशी भाषा के आगत, जो आए हुए, आगत विदेशी भाषा से आए हुए। ठीक है, तो संस्कृत के जो उपसर्ग हैं उनको तत्सम शब्द बोलते हैं। क्या बोला गया है? तत्सम। अब क्वेश्चन हमारा आता है कि तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द, तत्सम संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में लाए जाते हैं, ज्यों की त्यों उनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द क्या होते हैं? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में लाए जाते हैं, उनमें कुछ परिवर्तन कर दिया जाता है, वो तद्भव शब्द होते हैं। जैसे तत्सम, अब सूर्य शब्द ये क्या है? संस्कृत शब्द है, तो ये तत्सम शब्द है। अगर हम इसका सूरज लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। ठीक है, पत्र पत्ता है, इसका पत्ता करेंगे तो तद्भव हो जाएगा। अग्नि है, इसका तद्भव क्या हो जाता है? आग हो जाता है। तो ये क्या है कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में लाए जाते हैं, वो तो तत्सम शब्द कहलाते हैं, और संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में लाए जाते हैं, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। आगत विदेशी जो क्या होते हैं? दूसरी भाषाओं से, जैसे अंग्रेजी के हैं, उर्दू है, अरबी है, फारसी है, जो दूसरी भाषाओं से लिए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? आगत विदेशी भाषा के शब्द। अब संस्कृत के जो उपसर्ग हैं वो इनकी संख्या 22 बताई गई। कितनी बताई गई है? 22। वो कौन कौन से हैं? देखिए, संस्कृत भाषा के जो संस्कृत के उपसर्ग हैं उनकी संख्या, उनको हम तत्सम बोलते हैं। तो संस्कृत उपसर्ग जिनको क्या बोलते हैं? तत्सम। अभी आपको बताया था तत्सम। तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में लिखे जाते हैं, उनको हम तत्सम कहते हैं। अब ये 22 हमारे जो संस्कृत के हैं, ये कौन कौन से हैं? प्र, परा, अप, सम, अनु, और निस, निर, दुस, दुर, वी, आ, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति,
परी उप। ये जो 22 उपसर्ग मैंने लिखे हैं ये क्या हैं? संस्कृत भाषा के संस्कृत उपसर्ग। ठीक है, तो इनको देखिए, इनको याद करने की एक ट्रिक, मतलब लय के साथ इनको हम एक रिदम में गा सकते हैं, याद कर सकते हैं, जिससे हमें ये याद रहे। तो इनको हम पढ़ भी सकते हैं, जैसे प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आ, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। तो ये क्या हैं? ये 22 हमारे संस्कृत भाषा के संस्कृत उपसर्ग हैं जिनको तत्सम शब्द बोला जाता है। अब इनसे आप बनने वाले शब्द बनाएंगे, तो आप इन सभी की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे अप्र है, प्र उपसर्ग है, अप्र से क्या क्या बन जाएंगे? प्रहार है, प्रकार है, ठीक है, ये प्र, अप्र, प्रहार। अब इसमें प्रहार में मूल शब्द क्या हो जाएगा? हार। उपसर्ग क्या लग गया? प्र। तो ये मूल शब्द के कहाँ लगा है? आगे लगा है, आगे लगा है। हार, हार क्या होता है? फूलों की माला है, गले में पहने जाने वाला हार है। और प्रहार किसी पर आक्रमण करना, चोट करना, प्रहार कर दिया उसने। तो ये डेफिनेशन में यही बताया था कि वे शब्दांश, शब्द का वह टुकड़ा जो मूल शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, आगे क्या है? दूसरे हैं हमारे हिंदी भाषा के। जैसे अब इनसे आप शब्द बना लेंगे। जैसे प्र है हमारा, प्र से बन गया, फिर उसके बाद परा। अब परा से क्या हो जाएगा? जैसे पराजय है, पराक्रम है, ठीक है। तो इस तरह से ये शब्द बनाए जाएंगे। तो आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, बना बनाकर आप इन सभी से देखेंगे कि किस तरह से कौन कौन से बन रहे हैं। उसके बाद अब दूसरे हमारे हिंदी उपसर्ग तद्भव। जिनको हम क्या बोलेंगे? तद्भव। ठीक, तो ये हिंदी भाषा के, अभी आपको डेफिनेशन बताई थी। तद्भव शब्द क्या होते हैं कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ, थोड़े परिवर्तन के साथ हिंदी में लाए जाते हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो तद्भव हिंदी के उपसर्ग हैं ये। इनमें जैसे ऐसे क्या क्या बन गए? अज्ञान है, अछूत है, ठीक है। ऐसे क्या बना? अज्ञान, अछूत। अब ये ज्ञान है, छूत है, ये क्या है? ए उपसर्ग से शब्द बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे अध है, अध शब्द आ गया, ये हिंदी का है। अध, अध का मतलब आधा। अध मरा, अध खिला, ये इस तरह से इनका निर्माण करेंगे हम। अन है, अनजान, अनपढ़। अन उपसर्ग से अनजान क्या है भाई? उसकी जान पहचान ही नहीं। जान, जान क्या होता है? जानकार। और अनजान,
जिसका कोई जानकारी नहीं हो, अनभिज्ञ, अनजान, तो इस तरह से ये शब्द बन जाते हैं। अनपढ़, अनगढ़, अनपढ़ जो पढ़ा लिखा नहीं हो, अनपढ़, तो ये क्या होते हैं, ये हिंदी के हैं। तो कुछ हिंदी के हैं, जैसे ए है, अध है, अन है, उसके बाद उन, औ, ठीक, कु, नी, दु। तो इस तरह से ये हमारे क्या हो जाएंगे, हिंदी के उपसर्ग हो जाएंगे। उसके बाद है कुछ हमारे हैं आगत, जिनको भी मैंने आपको बताया था कि विदेशी भाषा, किसके हैं, विदेशी भाषा के लिए सब। अब जैसे देखिए नंबर 3 पर आगत उपसर्ग, ये क्या होते हैं, विदेशी भाषा जो दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं। जैसे उर्दू के हैं, अब उर्दू में जैसे बा शब्द आ गया, बा उपसर्ग लगा दिया, तो शब्द क्या बन गया, बाकायदा, बाइज्जत, बावजूद, इस तरह के शब्द आ जाते हैं। बा, ये उर्दू के शब्द हैं। बै, वे, ठीक। फिर दूसरे हमारे कुछ अंग्रेजी के उपसर्ग हैं, ये उर्दू के हैं, किसके हैं, उर्दू के, अंग्रेजी के हैं। तो ये क्या है, ये सब विदेशी भाषाएं हैं, आगत, आई हुई, हमारे देश की नहीं है, दूसरे देश से आई हुई, तो ये आगत होते हैं। अंग्रेजी में जैसे उपसर्ग है, जैसे डिप्टी दे दिया, उसका अर्थ क्या होता है, उप। अब ये क्या हो जाता है, डिप्टी कमिश्नर है, डिप्टी कलेक्टर है, ठीक है, इस तरह से इनका प्रयोग किया गया। उसके बाद अब क्या है, कुछ शब्द हमारे ऐसे होते हैं जिनमें एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। एक उपसर्ग तो आता ही आता है, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। वो किस तरह के हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल आप देखिए। जैसे एक शब्द है प्रत्यालोचना, एक से अधिक उपसर्ग, क्या है, एक से अधिक उपसर्गों से बनने वाले शब्द, उपसर्ग का प्रयोग, एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग। अब इसमें एक शब्द आ जाता है जैसे प्रत्यालोचना, अब इसमें दो उपसर्ग कौन कौन से हो गए, प्रति प्लस आ प्लस लोचना। अभी देखिए प्रति भी उपसर्ग है और आ भी उपसर्ग है, लोचना मूल शब्द हो गया। तो ये क्या है, प्रत्यालोचना, जैसे किसी की हम प्रत्यालोचना करते हैं, उसके पीछे से उसकी बात करते हैं, आलोचना, प्रत्यालोचना। तो ये क्या है, प्रति उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, तो इसमें एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग कर दिया। दूसरा शब्द है जैसे पर्यावरण, पर्यावरण का मतलब क्या होता है, जो चारों तरफ से ढका हुआ होता है, ठीक है। अब इसमें परि भी उपसर्ग है प्लस आ भी उपसर्ग, परि प्लस आ प्लस वर्ण। अब इसमें भी एक से अधिक होंगे। आप पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, व्याकरण, व्याकरण देख लीजिए, क्या हो जाएगा, वी प्लस आ प्लस करण, हो गए। अब ये व्याकरण है, प्रत्यालोचना है,
परी प्लस आवरण है। अब इनमें कौन सी संधि है आपको पता हो? संधि भी है इसमें। इसमें कौन सी संधि है? यण संधि। संधि कौन सी है? यण। यण संधि क्या होती है, किसे कहते हैं? यण संधि का नियम क्या कहता है कि जब ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई के स्थान पर यह बन जाता है। जैसे परी प्लस आवरण, तो ई के बाद आ रहा है, अगर ई दोनों आए तब तो दीर्घ संधि हो जाती है। ये संधि का टॉपिक इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि आपका जो फर्स्ट असाइनमेंट हुआ है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा गया है, संधि का एक क्वेश्चन है इसी तरह से। वो शब्द क्या है देखना, बताना मुझे। तो इसमें क्या है कि ई के बाद जब कोई भिन्न स्वर आता है तो उसका यह बन जाता है, ये एक नियम है। दूसरा क्या है, जब ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो उसका वह बन जाता है, और जब री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो उसका रे बन जाता है। ये क्या है? यण संधि के नियम है। ठीक है, तो ये है हमारा एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग कैसे किया जाता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें एक उपसर्ग होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें एक से अधिक उपसर्ग होते हैं। तो ये तो बात है हमारी उपसर्ग की। समझ में आ गया आपको? उपसर्ग शायद आपको समझ में आ गया होगा। उपसर्ग क्या होते हैं? वे शब्दांश जो मूल शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाए उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा हमारा आता है प्रत्यय। तो प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय दो शब्दों के मेल से बना है, प्रति प्लस ए के मेल से। प्रति का अर्थ होता है साथ में, लेकिन वो कहाँ होता है? बाद में। साथ तो रहता है, उपसर्ग तो आगे चलता है। प्रत्यय क्या होता है? शब्द के पीछे चलता है। तो प्रति साथ में, ए चलने वाला, लेकिन प्रति कहाँ चलेगा? वो बाद में चलेगा, आगे नहीं चलेगा। तो वे शब्दांश जो मूल शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, अब प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होते हैं कृत प्रत्यय, एक होते हैं तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। अब आपने व्याकरण पढ़ी होगी, क्रिया क्या होती है, धातु क्या होती है। संस्कृत पढ़ी है आपने अब तक? धातु क्या होती है? आपको बोलते थे धातु रूप लिखेंगे आप, तो धातु क्या होती है? क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहेंगे? धातु। ठीक है, जो क्रिया का मूल रूप होता है, क्रिया क्या होती है? शब्द के जिस रूप से हमें किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब क्रिया क्या है? धातु। क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। जैसे आप उसमें लिखते थे लिख धातु लिखो, लिख, तो लिख से क्या होता है? लिखना। अब लिखना क्या हो गई? क्रिया। चलना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्या है? क्रिया है। तो कृत प्रत्यय क्या होते हैं? जिनसे हमें क्या होता है? क्रिया शब्दों का पता चलता है। क्रिया या मूल धातु के अंत में जो प्रत्यय जुड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है,
क्रिया शब्दों के साथ लगते हैं तो ये क्या होते हैं, कृत प्रत्यय होते हैं। जैसे अब इनसे बनने वाले शब्द देखिए आप, जैसे मूल शब्द या धातु, क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहेंगे तो या तो उसको धातु लिख देंगे या मूल रूप लिख देंगे। तो जैसे लेख या फिर पाठ, मूल शब्द है, धातु है लेख। अब लेख से शब्द क्या बन गया, लेखक। तो इसमें लेखक है, प्रत्यय क्या हो गया, अक, लेखक शब्द बना। अब लेख से लिखना, लिखाई का काम है, लिखना क्या है, क्रिया है, क्योंकि हमें उस काम का पता चल रहा है, काम क्या हो रहा है, लिखने का कार्य हो रहा है, इसलिए इनको कृत प्रत्यय होते हैं। ठीक है, लेख लेखक, लिखने वाला लेखक, पाठ पाठक। ठीक है, ऐसे ही पाल और सह। अब पाल से, सह से साथ, पाल पालना, सह सहन करना। अब ये क्या हो जाएगा, पालन सहन है। तो इनमें प्रत्यय क्या हो जाएगा, अन प्रत्यय, पालन सहन, भाई किसी को सहन करना, पालन करना, उसका पालन पोषण करना। तो ये क्या है, पालन सहन, इनमें प्रत्यय क्या हो जाएगा, अन प्रत्यय। ठीक है, कौन सा प्रत्यय है, अन। तो इस तरह से ये होते हैं कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय में क्या होता है, हमें कृत प्रत्यय वे होते हैं जो क्या होते हैं, जो प्रत्यय जुड़कर संज्ञा अथवा विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, तो उनसे क्या हो जाता है, वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। संज्ञा क्या होती है, संज्ञा में हमें पता चलता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, संज्ञा। आपने संज्ञा विशेषण पढ़ा होगा। विशेषण क्या होते हैं, विशेषण क्या होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो ये कृत प्रत्यय हैं, ये तो क्रिया शब्दों के साथ लगते हैं। दूसरे होते हैं तद्धित प्रत्यय। अब तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, जिनको हम गैर प्रत्यय या क्रिया प्रत्यय भी कहते हैं, गैर धातु। कृत प्रत्यय को कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कृत प्रत्यय को क्या कहते हैं, तो कृत प्रत्यय को हम क्रिया या धातु प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया या फिर धातु प्रत्यय, क्योंकि ये धातु के साथ लगते हैं और क्रिया काम का पता चलता है इनका, तो ये तो कहलाते हैं कृत प्रत्यय, क्रिया या धातु प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय क्या कहलाते हैं, गैर धातु, गैर का मतलब बिना, बिना क्रिया या बिना धातु के प्रत्यय। तो ये क्या होते हैं, जो शब्दांश धातुओं, जो धातु अभी आपको बताई है, या क्रियाओं को छोड़कर जो संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम आदि शब्दों के बाद में या अंत में जो लगते हैं, वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो सिंपल सी बात है, कहने का मतलब क्या होता है, कृत जो होते हैं वो तो क्रिया शब्दों के साथ लगते हैं, धातु शब्दों के साथ, क्रिया या धातु के साथ लगकर जो शब्द में जो परिवर्तन आता है वो तो कहलाते हैं कृत प्रत्यय, जिनको क्रिया या धातु प्रत्यय भी बोलते हैं। याद रखेंगे आप, क्या बोलते हैं, क्रिया प्रत्यय या धातु प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, जो इनको छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के साथ लगते हैं, उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे पछताना, जगना। अब इसमें आई प्रत्यय लगाने से शब्द क्या बन गया, पछताई, जगाई। अब पछताना, जैसे पंडित, ठाकुर, ये शब्द आ रहा है पंडित। अब पंडित शब्द से हमें पता चल रहा है क्या है, संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है पंडित शब्द, उसमें सभी पंडित आ गए। अब पंडित
ये है, इसमें प्रत्यय कौन सा जोड़ा है? आइन प्रत्यय जोड़ दिया। शब्द क्या बन गया? पंडिताइन। क्या बना? पंडिताइन। तो ये क्या है? ये तदित प्रत्यय है, क्योंकि ये संज्ञा शब्द के साथ लगकर इसके अर्थ में परिवर्तन ला रहा है, इसलिए ये तदित प्रत्यय। ठीक है। इस तरह से आप इन प्रत्ययों का प्रयोग करेंगे। फिर कुछ शब्द हमारे ऐसे भी हैं जो क्या होते हैं? प्रत्यय और उपसर्ग का एक साथ प्रयोग किया जाता है, जिनमें उपसर्ग भी होते हैं और प्रत्यय भी होते हैं। वो शब्द देखिए आप। जैसे एक शब्द आ गया अभिमानी, ये शब्द आ गया, मान लो। अब इसमें उपसर्ग क्या है? अभी। मूल शब्द क्या हो जाएगा? मान। और प्रत्यय क्या हो गया? ई। अभिमानी। तो ये अलग अलग टाइप के, आपको जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इस शब्द में आप उपसर्ग तथा मूल शब्द बने, तब तो आप उपसर्ग और मूल शब्द निकाल देंगे। आपसे पूछा जाता है कि इस शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो आप प्रत्यय अलग कर देंगे। और इस तरह के शब्द आ जाते हैं कि उपसर्ग तथा प्रत्यय बताइए, तो आप दोनों चीज उसमें से फाइंड कर देंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अभिमानी शब्द है, तो आप करेंगे अभि उपसर्ग, मान मूल शब्द और ई प्रत्यय। ठीक है। इसी तरह से जैसे निर्दयी है, तो निर दया और ई। अब शब्द क्या बन गया? निर्दयी। निर उपसर्ग हो गया, दया मूल शब्द हो गया, ई प्रत्यय हो गया। शब्द क्या बन गया? निर्दयी। इसी तरह से जैसे परिपूर्णता, परिपूर्णता। अब इसमें क्या है? परि उपसर्ग है, पूर्ण मूल शब्द है और ता प्रत्यय, परिपूर्णता। ठीक है। तो इस तरह से किसी भी टाइप से प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। आपसे असाइनमेंट जो करवाए जा रहे हैं उनमें भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप बड़े ध्यान से उनको सोल्व करेंगे। उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसी बेस पर आपके आगे एग्जाम में भी इसी तरह के क्वेश्चन आते रहेंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि आप सबको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, उपसर्ग और प्रत्यय। आप इसको करके देखेंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे, और जो भी आपको डाउट हो, समझ में नहीं आए, वो हम डाउट क्लास में उसको क्लियर करेंगे। धन्यवाद।